बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज नवी मुहर्रमुल हराम है और हम सब की जानिब से हम यजीद और उसकी फ़ौज के ऊपर लानत बेशुमार हम सब की जानिब से। और जो कातिलान हुसैन है वो दो जहान में उन्होंने ज़लील ख्वारी होना था, होना है और इंशाल्लाह वो होंगे। और जैसे हो रहे हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यजीद का आज कोई नामो निशान नहीं है, उसका कोई उसको क्लेम करने को तैयार नहीं है कि मैं उसकी औलाद में से हूँ। और हुसैनी जो है ना वो हर जगह पे आपको पाए जाते हैं, रिगार्डलेस के फ़िरका कोई भी हो। हज़रत इमाम हुसैन हम सब के थे, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। किसी एक फ़िरके के से इसका कोई ताल्लुक मेरा तो ख्याल है कम अज़ कम नहीं है। अक्सरियत भी ये समझती है कि हुसैन हम सब के हैं। और आज ये टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। टॉपिक ये है कि जो एडहॉक जजेस का तकर्रुर हो रहा है, राय साहब 4 जजेस का तकर्रुर होना था जो चीफ जस्टिस ने नोट लिखा उसके मुताबिक। कल लेट नाइट मुझे जवाब आया जस्टिस मुशीर आलम का, तो उन्होंने बताया कि मैं तो शुक्रिया के साथ इनकार कर चुका था। जो मैंने सुबह उठ के वो जवाब उनका मैसेज पढ़ा और सरदार तारिक साहब ने मुझे जवाब में कहा कि इंशाल्लाह जो है ना दुआ करें जो मेरे हक़ में बेहतर हो वही हो। और बाकी जो हैं मकबूल बाकर साहब उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया मुझे। और चौथे जो जज साहब हैं उनके हवाले से भी देखते हैं कि वो मियाँ खेल साहब मज़हर आलम मियाँ खेल साहब से सच्ची बात है मैंने पूछा नहीं। वो KPK में किसी ट्रिब्यूनल्स का को गालिबन वो सरबराही कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उधर छोड़ के तो उधर से रिज़ाइन करके वो यहाँ जुडिशल कमीशन में आ जाएँ। इनको लाया जा रहा है मुकदमात निपटाने के हवाले से। अच्छा, मुकदमा निपटाने की राय साहब मैं अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊँ ना, वो अगर किसी का इन चारों में से बेहतर है ना वो सरदार तारिक साहब है। हाँ, फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट है, नो डाउट। पॉलिटिकली उनका 40 मुकदमात हमने उन्हें देखा है। बिल्कुल, एक दिन में 40 मुकदमात वो सुनते थे और उनकी कोशिश होती थी कि जो केस लगा उसको निपटा के उठा जाए। ये उनकी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। रिगार्डलेस के जी आप वो उनके बुनियादी हकूक़ वाले मामले पे या फौजी अदालतों के केस पे उनसे आप सौ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ द ओनली वन अमंग द 4 नॉमिनीज जो मुकदमा निपटाने की उनकी कह लें कि स्पीड भी अच्छी है और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं। उसके अलावा राय साहब जो 3 नाम थे ना, बाकर साहब नो डाउट के एक अच्छा विजन था, क्रिमिनल केसेस वो भी करते होते थे। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बाकर साहब के हवाले से आपको बता दूं कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से मुझे ये इतला मिली है कि वो इंटरेस्टेड हैं गवर्नर सिंध बनने के हवाले से, और वो उनकी ज़्यादातर ख्वाहिश है इस हवाले से कि मैं गवर्नर सिंध बन जाऊँ। मुमकिन आज रात तक उनकी तरफ से या कल तक उनकी तरफ से ये जवाब आ जाए और वो भी माजत कर ले। ओके, चलें लेट्स सी, क्योंकि मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं आता इसलिए मैंने खुद राय इस वाले से नहीं दी। आपकी इतला बहरहाल तो यकीनन आप दुरुस्त खबर देते हैं हमेशा। लेट्स सी बाकर साहब क्या जवाब देते हैं। अच्छा, बाकर साहब ATC के कह लें कि निगरान जज भी रहे हैं। हर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई एहतसाब को देखता है, कोई ATC को देखता है, ATC उनके ज़िम्मे रही है, तो खुद उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है। ओवरऑल एक अच्छे जज हैं। उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में बड़ा एक नैब के खिलाफ ठोक के फैसला लिखा था, बल्कि मैंने मजाक से उन्हें कहा था कि आप एक लाइन लिखना भूल गए उसमें। कहते वो क्या? मैंने कहा ये कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 को कलअदम करार दिया जाता है। तो हंसने लग गया, कैसे? कहते यार दिल तो बड़ा था लेकिन ये मेरे सामने चैलेंज नहीं था इसलिए मैंने उसको किया नहीं। पर उन्होंने नैब की बड़ा लते लिए थे। सबको याद होगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से जो नैब के इकदाम थे साद रफ़ीक के केस में, वो उन्होंने जिक्र किया था। वो भी एक ओवरऑल जज मुनासिब थे, लेकिन मुकदमा निपटाने की उनकी रफ्तार वो नहीं थी, वो स्पीड रही थी। मियाँ अपने मज़हर आलम खेल के हवाले से थोड़ा सा। अच्छा, मज़हर आलम मियाँ खेल साहब उन्हें कवर किया है। हाँ जी, मज़हर आलम मियाँ खेल साहब एक बड़े कह लें कि ठंडे मिजाज टाइप जज थे शुरू से। और इनके लिए सबसे बड़ा कह लो इम्तिहान या मुसीबत इनको ये पड़ गई, आसिफ सईद खोसा साहब ने जनाब अपने बेंच में लगा लिया केस कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीक का। ये बेंच में हिस्सा थे, साथ मंसूर अली शाह साहब बैठे हुए थे। तो पहले खोसा साहब ने खुद बताया था, कहते हैं मैं एक स्पेशल बेंच बनाने लगा था। मैंने गुलजार साहब से मशवरा किया कि जी आप बेंच में आ जाए, हम सीनियर टॉप 5 जजेस बैठ जाते हैं। तो गुलजार साहब ने कहा कि जो अमूमन इस तरह के केसेस में जो आने वाला चीफ जस्टिस है उसको नहीं बिठाया जाता है। वो कहते हैं मैं समझ गया कि थोड़े से घबरा गए, तो गुलजार साहब फिर नहीं बने, तो मैंने कहा चलो अपना रेगुलर बेंच में लगा देता हूँ। अब रेगुलर बेंच में माड़ी किस्मत बेचारे मियाँ खेल साहब की वो बैठे हुए थे। अब मियाँ खेल साहब पूरे उस 4 दिन की हेयरिंग में जो 4-5 समातें हुई हैं एक लफ्ज़ नहीं बोले, ठीक है। और बल्कि वो तो जब आपको पता है कि एक ऐसा मामला है जिसमें प्रेशर भी हर तरफ से आ रहा था, बाजवा साहब के एक्सटेंशन का मामला था। हाँ, तो प्रेशर भी काफ़ी था।
वो जब उनसे कोई रब्ता करता था, कोई रुजू किया जाता था कि भाईजान क्या प्रोग्राम है, वो कहते थे अभी खोसा साहब से बात करें, मेरे तो हाथ खड़े हैं। बल्कि बाज़ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा खोसा साहब को भी कहा कि हम मेनू की मुसीबत पाते हैं। अच्छा, सरदार तारक मसूद साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सरदार तारक मसूद साहब 25 जून को जब सुप्रीम कोर्ट में तकरीब अल्फ बर्दारी हो रही थी, जैसे शिराज मलिक की, जैसे अकील अब्बासी की और जस्टिस शाहिद बलाल की, तो मैंने सरदार तारक मसूद साहब से ये पूछा था कि क्या आप डाक जज या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से वो जज कोई आपको कोई ऑफ़र आई है या नहीं आई है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जी कि ऑफ़र तो आई है, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया जी कि मैं रिटायर्ड ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हूँगा और लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, और मैंने माजत की है कि मैं ना डाक जज बनूँगा और ना ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से अगर मुझे कहा गया तो मैंने वो वहाँ से भी माजत की है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पर कि 25 जून और आज 25 जुलाई होने वाली है। मैं एक करेक्शन क्या अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ। उसी तकरीब में जब सरदार साहब, क्योंकि रिटायर्ड जजेस से तो ये सबसे अलग पहले आके बैठ गए थे, मैं और इमरान वसीम साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत गहरे। ट्विटर पे हमारी उनसे लगी रहती है, एक अलग चीज़ है। वैसे पर्सनली हम सारे आपस में बहुत करीबी दोस्त हैं, खालिद ताज भी, मैं भी, हम सारे भाइयों की तरह रहते हैं। वो ट्विटर के खिलाफ ट्विटर तक ही होते हैं, ये आप सब ज़हन में रख लें को हम वो जानी दुश्मन नहीं है, कभी भी एक दूसरा माफ़ करें ना, अल्लाह कभी आज तक लेके जाए। अच्छा, ऐसे मैं और इमरान वसीम साहब गए क्योंकि हमारे साथ उनका एक पुराना ताल्लुक़ है और अरसे से हम उनको कवर कर रहे हैं। तो मैंने और इमरान वसीम साहब ने हमने ना थोड़ा सा कहते हैं ना आगे वैसे में होकर मिलना, रिपोर्टर टिपिकल रिपोर्टर्स वाली बात की। हमने उन्हें कहा कि सरदार साहब अब तो आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है, क्योंकि आईनी तौर पे आपको पता है ये बात ज़रूरी है कि एडहॉक जज उस वक्त में तैनात हो सकते हैं जब तमाम सिटिंग जजेस की कैपेसिटी पूरी हो जाए। जब तमाम 17 नशिस्तें मुकम्मल हों तब एडहॉक जज आ सकता, उसके अलावा आ नहीं सकता। इतला हमें मिल गई थी कि काजी साहब इन्हें लाना चाह रहे हैं, मुकदमात निपटाने हो या वजह कोई भी हो, चलें वो उस पर आगे चल के बात करते हैं। सरदार साहब से कहा सर अब तो आखिरी रिकॉर्ड भी दूर हो गया और फिर की प्रोग्राम है। उन्होंने कहा यार बस दुआ करें जो बेहतर हो वो हो। तो मैंने कहा सर वैसे आपने ऑफिशियली कन्वे कर दिए उनको या आपसे रब्ता कर लिया कि ऑफिशियली? उन्होंने कहा नहीं यार मुझसे तो अभी किसी ने कोई नहीं पूछा कि आप आना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो वो गालिबन बात कर रहे थे ऑफिशियल रब्ते की कि बाज़ाब्ता जो आपको तहरीरी तौर पर रब्ता होता है या ऑफिशियल कॉल आती है कि हाँ जी वो अभी नहीं आई है, वो उस वक्त तक नहीं आई हुई थी। तो उन्होंने जो भी बात की थी कि जी मुझसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, वो ऑफिशियल उसके हवाले से था। अच्छा जुल्करनैन साहब, ये जो कहा गया जी कि बहरहाल ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं उस पर आता हूँ। सरदार तारिक साहब की बड़ी मेहरबानी है राय साहब कि उन्होंने मतलब मैं जब भी उनसे मैंने रब्ते की कोशिश की है, चाहे उनकी रिप्लाई करते हैं, वो हमेशा वो जवाब देते हैं और बड़े प्यार से। एक बार मैंने जब बोल टीवी पे हम प्रोग्राम करते थे ना कोल्ड राउंड अप, मैंने लगातार 2-3 प्रोग्रामों में उनके ठीक ठाक कह लें कि उनके खिलाफ मैंने बातें की, और मैं जो फैक्ट्स थे कुछ मैंने उस बदयाल साहब के दौर में जो वो चल रहा था इलेक्शन का बेंच टूटना ये वो उस मामलात पे, तो मैंने अपना मौक़िफ़ बड़ा खुल के दिया बोल टीवी पे उस वक्त। तो उसके बाद सरदार साहब से चौथे दिन मुलाकात होगी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के सड़क पर जाकर कहता है यार बात सुन, तू तो मेरा छोटा भाई है। मैं सर हुक्म करें, इसमें क्या ऐसी बात है? उन्होंने कहा तुमने बड़ी बड़ी क्लास ली है 2-3 दिन मैंने देखे तुम्हारे प्रोग्राम। मैंने कहा सर आपस की बात है, मैंने कोई बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज़ की? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि तुमने मुझ पर तनकीद की, करने चाहिए, तुमने मुझ पर तनकीद की खुल के की, लेकिन तुमने एक तज़हीक नहीं की, जिससे मुझे मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें कि ऐसी तनकीद जो है ना करते रहा करें ताकि हमारी भी इस्लाह होती रहे। अब मामला जी ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का तकरीबन 54,000 थे यार। 17 सितंबर को जब चीफ जस्टिस काजी फैसल अल्फ उठाया तो उस वक्त मुकदमात थे ज़ेर इल्तिवा 54,000, जो इस वक्त तकरीबन 5,000 उसमें बढ़ गए मुकदमात ज़ेर इल्तिवा। तकरीबन 4,500 तकरीबन 58,000 के 58,000 के करीब उत्तीर्ण हो गए। इसकी वजह ये है कि जब आपको याद होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया जा रहा था और उसके हवाले से एक और अपडेट आपको दूं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के। खालिद हुसैन ताज साहब हमारे वकील दोस्त हैं, भाई हैं। खालिद ताज साहब ये कहते हैं कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक लॉ है, उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए भी तरमीम हो सकती है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए भी 1 मिनट लगेगा पार्लियामेंट को। उन्होंने यही कहा है। तो वो कहते हैं जी ये कमेटी जो 3 रुकनी है जो बेंच बनाती है, अब लार्जर बेंच बनाने के लिए या 17 या 19 या 21 रुकनी बेंच बनाने के लिए वो कहते हैं मुमकिन है पार्लियामेंट लॉ ही तब्दील कर दे। वो मास्टर ऑफ रोस्टर सर खालिद ताज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो जस्टिस मनीब अख्तर बार बार कह रहे थे कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस को होना चाहिए,
नहीं, तो काजी साहब ने कहा नहीं, मैं अपने जो इख्तियारात वो तकसीम कर रहा हूँ। वो तो मैं पहले भी उन्होंने कहा, अब हम जमहूरियत लिए हैं, तो जमहूरियत हमारे लिया है, तकसीम मैं करने निजी आ सतह पर तकसीम कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जब लाया जा रहा था तो उस वक्त जस्टिस आशिया मलिक और जस्टिस शाहिद वैद की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा था। और इवन जस्टिस शाहिद वैद ने बड़ा खूबसूरत उसमें इख्तिलाफी नोट भी लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने इस हवाले से लिखा कि अगर लार्जेस्ट बेंच और फुल कोर्ट रोजाना बैठे तो यहाँ तो अंबार लग जाएगा केसेस का। तो वही बात सामने आई कि अब देखें, जब से काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, वो एक तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर जो हुआ फुल कोर्ट बनी, अब देखिए अभी कुछ 6-7 समातें इस पर हुई फुल कोर्ट, उसके बाद लार्जेस्ट बेंच कितने बनते रहे, तो फिर वो ज़ाहिर केसेस बनने थे ना। अब ये कहा जा रहा है जी कि वो पार्लियामेंट से लाकर जो है वो उसको इख्तियारात को एक की जगह एक ही शख्स के वो उसको मबा बनाते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब को। तो मेरे ख्याल में जस्टिस मनीब अख्तर जिस तरह बात कर रहे थे मास्टर ऑफ रोस्टर, तो हजूर वाला जब आप उस वक्त सख्त इतराज़ कर रहे थे, उस वक्त जब मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की थी जस्टिस मनीब अख्तर ने, तो उन्होंने आपने कहा था कि ये कहाँ से आपने इस तरह लाई है, ये चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा था कि अदालत में अमरीयत है। हाँ, अमरीयत है। वन मैन शो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा जी, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि जस्टिस मनीब साहब को मुखातब लोगों को करते हुए समझाने के लिए, अगर यही गवर्नमेंट जो लेके आई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो बड़ा कहता है जी बेंच बनाने में मुश्किल आ रही है, ऐसे होता है वैसे होता है, अगर ये सारी चीज़ को रिवर्स करके सारा इख्तियार दोबारा एक बंदे को देती है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये इसको थूक के चाटना नहीं कहते? ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, इसको थूक के चाटना कहते हैं। लेकिन अलमिया क्या है, अलमिया ये है कि जब भी ये नून लीग की गवर्नमेंट का हमेशा से एक मसला रहा है, और अदलिया के साथ इनका हमेशा से जो एक मसला रहा है, ये अदलिया को हमेशा वो अपनी जेब में रखना चाहते हैं। वो आप जस्टिस सजाद अली शाह के दौर को देख लें, जब इन्होंने अदलिया पर हमला किया था, ये ख्वाजा आसफ जो आज वहाँ बैठे कोई पता नहीं किसी नहर पर वो गुफ्तगू कर रहे थे बैठकर, और हम भी चुप रहे थे साथ, वो कह रहे थे जी कि हाँ ये सितंबर अक्टूबर तक देख रहे हैं, उसके बाद इन्हें साढ़े वाल आ जाना जनाब 8 फरवरी की तरफ। तो हजूर वाला आपने 8 असल डर ये है, असल डर आपको ये है 8 फरवरी वाला, तो आपने डकैती। अच्छा ख्वाजा साहब, यार नाज़रीन में आपको सिंपल ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया था, वो बड़े मजे का था। उन्होंने कहा जनाब केस पनामा का था, तो फैसला कामा पे दे दिया, केस सुन्नी रियाद काउंसिल का था, सीटें पीटीआई को दे दी। हजूर जहाँ बैठे हुए हैं वो नशीस रिहाना डार की थी ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा आसिफ साहब को। तो हजूर वाला आप जो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब, तो सीधी एक साफ बात है कि चोरी नहीं की तो तलाशी देने में आपको फ़र्क क्या है जी। अगर आपने डकैती नहीं मारी तो फिर तलाशी देने में फ़र्क क्या है? जाने दे, अदालतें खुली, अदालतें आज़ाद है। असल में मसला ये है कि आपको जब आपको ये अदराक नहीं था कि, अब देखें जुल्करनैन साहब, पहले वो बात कर लो, आपको अदराक नहीं था कि मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है वो आपके खिलाफ आएगा। अब देखिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट एक छोटी मतलब मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट का होता है ना यार, वो अगर आईन और कानून की बात करता है, वो आपके काबू होना तो ये चाहिए आईन और कानून की बात करे। अब बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं। अदलिया जो है उसने वो जान चुकी है अदलिया कि हम भाई नहीं कर सकते। और एक और बात जो आज जस्टिस मशीर आलम ने उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने ये कहा जी कि अच्छा देखिए हमारे दोस्त किस तरह उसको लाइन को, उसमें उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा जी। उन्होंने कहा कि मैं फलाई कामों की वजह से मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं माजत करता हूँ, लेकिन हमारे दोस्त उस लाइन को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया एक लफ्ज़ नहीं लिखा। मशीर आलम साहब से ना मेरा रिटायरमेंट के बाद रब्ता भी रहा, ठीक है, और 1-2 मरतबा मुलाकात भी हुई है। तो मुशीर आलम साहब ने मुझे एक दफ़ा एक चीज़ भेजी भी थी, वो आई साइट के वाले से, आंखों के वाले से ना मुख्तलिफ जो NGOs हैं जो काम करती हैं, वो ऐसे किसी NGO का हिस्सा हैं, और वो अपने एंड पे फाइनेंशियल मदद भी करते हैं उसकी, उस प्रोजेक्ट की, और जो जिन मुखैर हज़रात से उनका रब्ता रहता है। ज़ाहिर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसका एक अपना स्ट्रेचर होता है, सही है जी। उनकी वजह से बहुत से लोग उसको डोनेशन भी उनको मिलती है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत से उनके काम वो देख रहे हैं। तो वो उनसे रिटायरमेंट के वक्त ही मैंने उनसे पूछा था कि सर आगे का क्या प्लान। उन्होंने कहा मैं सिर्फ सोशल वर्क करूंगा, मैंने उसके अलावा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के खत को लेकर लोग उस पर भी कहते हैं जी उन्होंने सोशल मीडिया, लोग क्या चीफ जस्टिस ने कहा था, उन्होंने सोशल मीडिया की बात नहीं की थी, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा था, और आज तक उन्होंने जो खत लिखा था उन्होंने चीफ जस्टिस को आईन पढ़ाया था। ये बात कोई नहीं करता कि उन्होंने चीफ जस्टिस को काजी फाइज साहब को आईन पढ़ाया था, साहब चीफ जस्टिस ने। सोशल मीडिया की बात नहीं हुई थी, ये बात तो चीफ जस्टिस साहब ने की थी, और आज तक वो उसका सबूत नहीं दे सके कि कहाँ की थी। वो खत हमारे पास मौजूद है आज भी, और जस्टिस मशीर आलम का खत भी हमारे पास मौजूद है जो उन्होंने लिखा है जुडिशल कमीशन को, उसमें सोशल मीडिया की बात ही नहीं हुई।
यार ऐसा ना किया करें। मुसलमान साहब ने मुझे कहा था कि मुझे जैसे ही ये नॉमिनेशन मेरी हुई, मुझे पता चला, तो मैंने उसी वक्त इनकार, बिल्कुल ऐसा ही है। बस शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि सोशल आपने मीडिया पर मुझे तो इस मामला ही हवाले से। बड़ी बाद में। अच्छा, असल मामला क्या है? मामला ये है जुल्फ़िकार साहब के ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें चीफ जस्टिस साहब अक्सरियत खो चुके हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ जजेस ज़्यादा नहीं है, जस्टिस मंसूर शाह के कैंप में जजेस रूल्स का ज़्यादा हवाला दे दूं इस पे? जी। रूल्स ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हर बंदा ट्विटर पे भी मुझसे पूछ रहा है कि नजरसानी क्या 13 नौकरी ये सुनने का, बात 17 करें, ये नौकरी, बार बता पूछ- क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे हैं। और खालिद हमारा भाई, फिर वो उसका नाम आ रहा है खालिद भाई आपने जो कंफ्यूजन फैलाई है ना कि नून लीग का वो 19 रुकनी सुनेगा, तो शुक्र है आप 21 से 19 पे आ गए। पहले तो आप 21 पे पहुंचे हुए थे। अच्छा, वो चीज़ ये नाज़रीन, उसमें रूल्स ये कहते हैं कि ये एक रिवायत है कि जिस बेंच ने केस सुनना हो वही रिव्यू सुनता है, ऐसा ही है। लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि ऑथर जज की शमूलियत ज़रूरी है। बेंच के दीगर मेंबरान जितने दस्तियाब उनको शामिल कर लिया जाए तो मुनासिब होता है जी। लेकिन ऑथर जज की कानूनन उसके अंदर शमूलियत ज़रूरी है। ऑथर है मंसूर अली शाह मंसूर साहब, शाह साहब, उनको निकाल के भी 13 पूरे किए जा सकते हैं, बाकियों को निकाल के, ठीक है। लेकिन रवायत यही है कि 13 रुकनी पूरा होता है और मामला अगर कमेटी में गया तो वो 13 रुकनी ही बेंच बनेगा, वही बैठेगा, 13 वही से आगे सुनेगा। नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरी बात ये कि राय साहब उस 13 से हट के अगर फर्ज करें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में रिवर्स हो जाए क्या, और ये 21 रुकनी 19 रुकनी बैठ जाते हैं, 19 के अंदर भी मेरा ख्याल है कि फिर कारी साहब के पास फिर भी अक्सरियत नहीं है जी, अक्सरियत बन जाए ना। वो गवर्नमेंट जो हाँ। मेजॉरिटी जो चाह रही है वो नहीं फिर भी मिलेगी, शायद मुमकिन ना हो, मुमकिन नहीं होगी। क्योंकि वो 5 अपने फैसले पे कायम रहेंगे, बाकियों की क्या गारंटी है? एक और मैं आपको आपको खबर बाकी दे 6 दूं की क्या? जुल्फ़िकार साहब, जी जी, ये जो कहा जा रहा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन के हवाले से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में हम भेजेंगे रेफरेंस वगैरह, ये वो राज्य साहब ने हाँ। कह दिया ना, अभी तो उन्होंने हमने कह सोचा दिया। है। लेकिन अगर ये भेजे ना तो मैं आपको बताऊं कि फिर ये अगर फुल कोर्ट बैठती है ना 19 जज, तो फिर ये 19-0 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। बिल्कुल ये कोई बंदा, कोई भी जज मुंह पर कालक मरने के लिए तैयार नहीं होगा। Exactly. ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपने मुंह पर कालक मलेंगे, लेकिन सुप्रीम ऐसे ही। कोर्ट में कोई भी जज ये कालक अपने मुंह पर मलने को और के अगर लिए कोई तैयार ये नहीं होगा। समझता है हाँ। कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या सरदार तारिक साहब ऐसी किसी हरकत का बाइस बनेंगे कि जो ये जनाब नहीं हो सकता। सियासी जमात को बैन करने के जाने, तो भाई इस ख्वाब से बाहर आ जाएं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जितना मैं सरदार साहब को, चीफ जस्टिस साहब को जानता हूँ, कभी भी वो ऐसा नहीं करेंगे कि सियासी जमात को बैन करने जैसा जो भुट्टो को फांसी देने के मुतरादिफ हुआ ना, ये बिल्कुल ऐसा वो ही है। चीज़ उठा के ऐसा कभी अपने नहीं मुंह पर होगा। डालें, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो आज के लिए राय साहब इतना ही। अभी मगरिब का टाइम भी हो रहा है, जाकर थोड़ा राय साहब को छोटा छोटा पिलाएं, ठंडा करें राय साहब नमाज को। भी पढ़नी है। हाँ जी। तो अच्छा, फिर एक और इंशाल्लाह- बात जाते जाते जी, जी। कि वो अमेरिका से एक बुजुर्ग है 80 ईयर्स ओल्ड, 80 के करीब तरीन, और वो आज उन्होंने मुझे कॉल की, बड़ी तवील तरीन उनसे मेरी जो है ना गुफ्तगू हुई, कोई 40 मिनट। उन्होंने रात को कई मैसेज किया, मैंने सुबह देखा तो ज़ाहिर है कैलिफोर्निया में वो सेटल्ड है और कोई 12 घंटे का फ़र्क है हमारे यहाँ और उनका। हाँ जी। तो दिन को उन्होंने, मैंने कहा कि मैं बाद में जवाब दूंगा, तो दिन को उन्होंने मुझे रिमाइंडर, उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे मैं आपका फ़ैन हूँ, आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुझे इन्हें जवाब देना चाहिए था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया हमसे, और जुल्फ़िकार साहब आपको सलाम भेजा उन्होंने, वालेकुम और सलाम। सोहेल रशीद साहब आपको भी सलाम भेजा उन्होंने। सोहेल रशीद साहब कहीं बिज़ी है, वो आज नहीं है, वो कश्मीर में है इस वक्त। कश्मीर में गए हुए। तो उनका नाम आरिफ उल हक आरिफ साहब, वो भी बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट है, 60 साल वो जंग से और जियो से वाबस्ता रहे। अच्छा माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं आरिफ आपका साहब, प्रोग्राम हमारी तरफ से आपको वालेकुम सलाम। तमाम व्यूअर्स देखता जो हूँ। कमेंट्स में हमें सलाम भेजते रहते हैं, अपनी ये आपकी आरा देते मोहब्बतें रहते हैं हैं, जी। आप सबकी मोहब्बतें, आपकी वजह से ही ये बेंच कायम है। सही और है। इंशाल्लाह आप दुआ करते रहेंगे तो ये कायम रहेगा, आपकी दुआओं से ही और आपके ताउन से ही सब चल रहा है। तो तमाम हजरात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।